एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुब्रवाल ने इमरजेंसी में कॉल दी और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रैजेक्टरी हवा में ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ जाती दिखी। दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सटे रेजिडेंशियल इलाके में गिर गया और आसमान धुएं में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 लोगों की मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गए कि वो 11A सीट पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया। तभी वह अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। यह कोई मामूली विमान नहीं था, यह था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ साहब कि टेक ऑफ करते ही यह प्लेन क्रैश हो गया? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पायलट ने मेडे क्यों बोला तो मे का मतलब होता है मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मदद चाहिए। यह इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है। मेडे 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 ही क्यों कहा जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेड से आया है जिसका मतलब ही होता है हेल्प मी यानी मेरी मदद करो। सबसे पहला सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं। स्थिति में भीड़ में मौजूद लोग भागने, लड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि भीड़ में भगदड़ कैसे मच जाती है? जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है तो हिलने डुलने में भी फोर्स ट्रांसमिशन हो सकता है। फोर्स ट्रांसमिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ एक ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट तक पहुँच जाता है। इसे आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा। भीड़-भाड़ वाली जगह पर एक धक्का पीछे से आता है और आप खुद भी उस धक्के को आगे की ओर खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हो। इसे क्राउड रेबुलेंस भी कहते हैं। या ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को अचानक कई मीटर तक आगे धकेल सकती है। ऐसे में अपना बैलेंस बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भीड़ के बीच के टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति गिर जाता है तो भीड़ में एक हॉल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल-बगल लोगों के पास भी कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति टकराता है और दूसरे से तीसरा। अब इस पूरे प्रोसेस में भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे से टकराकर अनबैलेंस्ड होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब एक व्यक्ति के बाद उसके आसपास का दूसरा व्यक्ति भीड़ में गिर जाता है तो डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है और इसका नॉर्मल मीनिंग है एक इंसिडेंट होने के चलते ठीक उसी तरह का दूसरा इंसिडेंट भी होना। अब सवाल आता है साहब की भगदड़ में लोगों की मौत कैसे हो जाती है? देखिए, जब एक के बाद एक कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते हैं तो दबे हुए लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस ना ले पाने के कारण दम घुटने से मौत हो जाती है। इसे एस्फिक्सिया कहा जाता है। इंग्लैंड की स्पॉल यूनिवर्सिटी में क्राउड साइंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर जी की स्टील के अकॉर्डिंग दम घुटने से 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और जब अनकंट्रोल भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है। इतनी ताकत से किसी की बॉडी पर प्रेशर पड़ता है तो सांस लेना असंभव हो जाता है और नीचे गिरे हुए लोगों की मौत हो जाती है। जब भीड़ में लोग गिर जाते हैं साहब तो वह खड़े होने का प्रयास भी करते हैं और उस दौरान उनकी बाहें और टांगें मुड़ जाती हैं। ब्रेन तक सही से खून नहीं पहुंच पाता है। पहले 30 सेकंड में आदमी बेहोश हो जाता है और अगले 6 मिनट के भीतर इस्फिकिया का शिकार हो जाता है। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि बेंगलुरु में कहाँ चूक हुई? भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुई? स्विट्जरलैंड के सेंट गैलेन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर एना सिबिन सालों से क्राउड डायनामिक्स पर रिसर्च कर रही हैं। उनके मुताबिक भीड़ के आउट ऑफ कंट्रोल होने के पीछे 3 मेन वजह हैं। पहली वजह थी पता ही नहीं था कि इवेंट में
कितनी भीड़ आने वाली है। दरअसल जब किसी प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया जाता, यह बात सीधे प्रोग्राम के इवेंट्स और ऑर्गेनाइजर से जुड़ती है। इसे खराब इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखा जा सकता है। अगर कम जगह में ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो लोगों के बीच चलने की जगह नहीं होगी और भीड़ में टर्बुलेंस बढ़ेगा, जिससे हादसा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मेनली बेंगलुरु में यहीं पर चूक हुई। सीएम सिद्धार्थ मैया ने कहा, विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची तो बाहर 1 लाख लोग जमा थे और चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। भगदड़ स्टेडियम से बाहर हुई। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। कम जगह में ज्यादा लोगों के इकट्ठा हो जाने से लोग एक दूसरे से टकराने लगे और फोर्सेस का ट्रांसमिशन होने से भगदड़ की स्थिति बनी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अवेलेबल प्लेस के बेस्ट लोगों पर संख्या की कंट्रोल करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज तरीके से भीड़ को इंगेज करना चाहिए था। दूसरी वजह, भगदड़ के दौरान भीड़ हमेशा एक ही तरफ भागती है। देखिए, अगर किसी भी प्रोग्राम में शामिल भीड़ एक समय में एक साथ ही किसी जगह पर जाने लगे तो भीड़ के अनकंट्रोल होकर हादसा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर फायर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में होता है। आमतौर पर पब्लिक गैदरिंग के इवेंट, पूजा स्थलों या कथा सत्संग वगैरह में श्रद्धालुओं का पहुंचना एक साथ नहीं होता, लेकिन जाने के समय अगर लोगों के रुक कर निकलने की व्यवस्था न की गई तो पूरी भीड़ एक साथ बाहर निकलती है। तो बेंगलुरु में क्या गड़बड़ हुई? विधानसभा के कार्यक्रम के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी कार्यक्रम था। एक साथ भरी तादाद में लोग स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होने लगे। फैंस खिलाड़ियों की एक झलक पाना चाहते थे। उम्मीद से कई गुना भीड़ के लिए सड़क पर अलग अलग एंट्री और एग्जिट के लिए बैरिकेडिंग की जानी चाहिए थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की ही नहीं थी। भगदड़ में मौत की तीसरी वजह, भीड़ में कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन देर से मिलती है। अक्सर ज्यादा भीड़ वाली जगहों में काफी ज्यादा शोर होता है। ऐसे में कोई भी जानकारी एक दूसरे को सही से नहीं मिल पाती है। भीड़ में पीछे वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आगे चल क्या रहा है। ऐसे स्लैब टूट गई और कुछ लोग घायल हो गए। कुछ वीडियो आए हैं जिनमें लोग कारों पर चढ़ते दिख रहे हैं। आगे क्या चल रहा है इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं थी। हड़बड़ी में भीड़ बेकाबू होती चली गई। सेरेमनी ऑर्गेनाइजर्स को इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम बनाना चाहिए।